Hello students, welcome to this channel. In this video we will cover sale of goods on approval basis, accounting of sale of goods on approval basis and journal entries related to sale of goods on approval basis. And after that we will solve some questions on the topic sale of goods on approval basis. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक में हम आपको पहले सेल की मीनिंग बताएंगे, तब हम आएंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है। देखिए सेल तभी मानी जाती है जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। सेल तभी इफेक्टिव होगी जब आप अपनी ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हैं, तभी हम वो सेल मानते हैं। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है, सिर्फ दिखाने के लिए दिया है, तो वो सेल नहीं मानी जाती है अकाउंटिंग में। ध्यान रखिएगा, सेल की मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ टॉपिक क्या है हमारा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिए आजकल क्या होता है कि गुड्स जो है ऑनलाइन शॉपिंग होती है आजकल बहुत, तो गुड्स जो है क्या करते हैं लोग, सपोज एक कस्टमर है, वो कस्टमर क्या कर रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कोई मोबाइल परचेज कर रहा है। मोबाइल परचेज कर रहा है तो सपोज इसने ये किया, मोबाइल लिया, तो इसके पास ये क्या होगा, ये जो मोबाइल है मोबाइल फोन इसके पास चला जाएगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आ जाएगा उसके पास। अब साथ में कुछ कंडीशन भी लगी रहती है जब वो परचेज करता है। क्या कंडीशन है, रिटर्न पॉलिसी होती है साथ में, कि आप ये जो आपने मोबाइल परचेज किया ये आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये रिटर्न करने की पॉलिसी है, सपोज 15 डेज में आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्यों कर सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि अप टू द मार्क ना हो, जो मोबाइल फोन मंगाया, जो चीज बोली मोबाइल फोन में ये होगा ना हो, या डिफेक्टिव आ जाए या कोई और प्रोडक्ट आ जाए, तो ये रिटर्न कर देते हैं। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, गुड्स गए और वापस आ गए। तो यही तो है टॉपिक, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मैंने ये जो कस्टमर, ये वेबसाइट है, इसने गुड्स भेजे कस्टमर को और इसने अप्रूवल दे दिया अगर, तो ठीक है। अगर नहीं अप्रूवल दिया तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये 50-50 है ना, कि अगर उसको अच्छा लगेगा तो अप्रूव कर देगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो रिटर्न कर देगा। तो इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये केस कब अराइज होता है, ये मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल तो बहुत प्रेवलेंट है, ये ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में होता है आजकल, तो इसकी अकाउंटिंग भी करते हैं लोग आजकल। प्लस ये मोस्टली प्रेवलेंट होता है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में। मैन्युफैक्चरर गुड्स भेजता है रिटेलर को समझ में आता है तो वो रख लेता है, नहीं तो रिटर्न कर देता है। तो इस केस में कौन सी अकाउंटिंग चल रही है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आपको समझ में आया तो गुड्स रखिए, अप्रूवल दे दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो रिटर्न कर दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा, चेंज होगा। अगर वो रिटर्न कर देता है तो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी एंट्री। तो यही टॉपिक हमें यहां पर कवर करना है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन मीनिंग देख लेते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की, और रिकॉग्निशन की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ मीनिंग लिखी हुई है, when the goods are sent to the customer with clear understanding that he may accept it after test and trial or return it to the seller within the stipulated time is known as sale of goods on approval basis। देखिए जब गुड्स भेजे जाते हैं कस्टमर को, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में पहले से कि ये जो कस्टमर है वो टेस्ट और ट्रायल करेगा, तभी वो बताएगा कि हमें लेना है कि नहीं, तभी वो अप्रूवल देगा। या फिर रिटर्न भी कर सकता है अगर उसको समझ में ना आए, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ये ध्यान रखिएगा, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। एक टाइम पीरियड होगा, हो सकता है 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, तो उस टाइम के अंदर उसको बताना होता है। तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा, वो ना बताए या बता दे। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हमने लिख ली है। रिकॉग्निशन ऑफ सेल कब माना जाएगा, तो यहां देखिए क्या है, when the time allowed to him is expired and he has not returned the goods। अगर 15 दिन निकल जाते हैं और वो कुछ नहीं बताता है कि लेना है कि नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, उसको सेल मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, उसको हम मान लेंगे कि वो अप्रूव हो गया है। वो टाइम नहीं दे रहा, 15 दिन का टाइम था, उसके अंदर उसने नहीं बताया, तो वो अप्रूव मान लिया जाएगा। या फिर कस्टमर कन्वेज हिज एक्सेप्टेंस, या फिर वो अपनी एक्सेप्टेंस खुद ही दे दे 15 दिन के अंदर, तब वो मान लिया जाता है कि सेल हो गई है। दोनों में से अर्लियर जो पहले हो जाए वही हो जाएगा। सो ये था हमारा मीनिंग एंड फुल इंट्रोडक्शन ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। 3 टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो सारे 3 केसेस हमने यहाँ लिख रखे हैं। पहला है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट एंड ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। फ्यू का केस कौन सा है, जब बिजनेस में बहुत कम ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर फ्रीक्वेंट बेसिस पे, मतलब ना ज्यादा ना कम, तो ऐसे केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और न्यूमरस मतलब होते ही है, ऑनलाइन शॉपिंग में तो रोज ही ऐसा हो रहा है, रोज परचेज सेल हो रही है तो न्यूमरस हो रहे हैं। हर सेल के साथ लगा रहता है कि रिटर्न बैक पॉलिसी है। तो ये 3 केसेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल बेसिस पे होता है, जैसे भी आप लोग अकाउंटिंग करते थे गुड्स सोल्ड की, वैसे ही ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें। इन दोनों में डिफरेंट होता है।
इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट है वो हमें आगे अब कवर करना होगा। तो एक एक को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक एक केस के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो है ट्रांजैक्शंस आर फ्यू। उसके ओवरऑल 7 टाइप्स 7 काइंड्स ऑफ एंट्रीज होंगी। उन ऑल 7 काइंड्स को इस केस में, फ्यू वाले केस में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस है हमारा व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। मैंने गुड्स को सेंट किया है अप्रूवल बेसिस पे। तो देखिएगा नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जब भी गुड्स आप देंगे उसको सेल मान लेंगे। हमारे बिजनेस में ऐसा बहुत कम होता है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो रहा हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट मानेंगे, क्योंकि हमारी सेल की तरह ही हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट मानेंगे। तो सेल की एंट्री क्या करते हैं, अगर उधार पे गुड्स क्रेडिट पे सेल करते तो एंट्री करते थे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वही एंट्री आप पास कर दीजिए, डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये कौन से केस का है, ध्यान रखिएगा, फ्यू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहला केस हो गया, नॉर्मल सेल की तरह हमने मान लिया, इनवॉइस प्राइस पे मैंने सेंड कर दिया, बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट है गुड्स एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस। मैंने गुड्स भेजा उसको, बोला 5 दिन का टाइम लिमिट है, आप उसमें बताइएगा आपको पसंद आया कि नहीं, और आप अगर पसंद आता है तो एक्सेप्टेंस दे दीजिएगा। तो उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया, तो आपने तो सेल यही मान ली थी ना, नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है तो सेल यही मान लिए, तो आपको उस केस में कोई एंट्री नहीं करनी है जब वो एक्सेप्टेंस दे देता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट केस देखते हैं, कंफ्यूजन जो हो रहा है आपके माइंड में वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट केस में दिया हुआ है गुड्स एक्सेप्टेड एट प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। ये जो गुड्स मैंने सेंड किए थे उसने एक्सेप्ट कर लिए और ज्यादा प्राइस दे दिया उसने। सपोज मैंने यहां 5000 में गुड्स को सेंड किया और उसने 6000 में एक्सेप्ट कर लिया, तो 1000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिया, तो वही कंडीशन आ गई यहां पर। ऐसा भी हो सकता है, तो हम सारी कंडीशन पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। आपको अकाउंटेंट की तरह अगर जॉब मिलती है तो आप कुछ भी कोई भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, तो वो सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए। तो क्या है, गुड्स एक्सेप्टेड एट प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। हायर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा, 5000 का मैंने यहां सेंड किया सपोज, और उसने 6000 रुपए दे दिए। बोला कि हो सकता है प्राइसेस बढ़ गए हो इतने टाइम फ्रेम में, 6 या 7 दिन प्राइसेस बढ़ गए हो, तो उस टाइम में उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो 1000 एक्स्ट्रा देना है, तो 1000 का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि लिखा है हायर देन इनवॉइस प्राइस। तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने के लिए डिफरेंस वाला जो अमाउंट है 5 और 6000, 1000 का डिफरेंस है, उसको भी हमें सेल की तरह यहां एंट्री पास करनी होगी, डेटर्स कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे 3 केस। नेक्स्ट आते हैं गुड्स रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। यहां पर मैंने 5 डेज का टाइम दिया था कि 5 डेज में आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं गुड्स। उसने 5 दिन के अंदर ही बता दिया कि नहीं समझ में आया, आप गुड्स वापस ले लीजिए। देते समय ये एंट्री पास की थी, इसी का उल्टा कर दीजिए, यहां पे रिवर्स कर दीजिए एंट्री। तो यहां पे क्या था, डेटर्स कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 से, तो यहां पे उल्टी कर दीजिए एंट्री, सेल्स या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर अकाउंट 5000 से एट इनवॉइस प्राइस। तो आई थिंक आपको चारों के समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, फिर एक्सेप्टेंस दे दी उसने, ये ज्यादा पैसा दे दिया, या फिर रिजेक्ट कर दिया मतलब वापस लौटा दिया विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो चलिए 5th केस पे, केस नंबर 5 देख लेते हैं। गुड्स आर एक्सेप्टेड एट प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस। अभी एक केस मैंने पढ़ा था केस नंबर 3, जिसमें पढ़ाया था हायर देन इनवॉइस प्राइस, मतलब उससे और पैसे ले रहे थे कस्टमर से, और पैसे ले रहे थे, तो क्या एंट्री कर रहे थे। तो देखिए मैंने यहां पे एंट्री कर रखी है, जब उससे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे हम, तो देखिए यहां पर एक्स्ट्रा पैसा जब लिया जा रहा था तो एंट्री कर रहे थे गुड्स एक्सेप्टेड एट प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस, डेटर्स कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 से, जो 3rd केस था हमारा। तो अब कम पैसा ले रहे हैं उससे, मतलब लोअर प्राइस, तो इसी का ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। तो देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कस्टमर अकाउंट, जो भी डिफरेंस है, सपोज 5000 का मैंने सेल किया था और उसने 4800 रुपीज दिया, 200 नहीं दिया, कम पैसे दिए, तो 200 का एडजस्टमेंट यहां पर हम शो करेंगे। तो इस तरह ये एंट्री पास होगी। तो आते हैं नेक्स्ट केस, उधर ध्यान मत दीजिएगा अभी। When the time limit is yet to expire, अभी टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है, एंड गुड्स आर लाइंग विद कस्टमर। अब ये ध्यान से समझिएगा, हम जब एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर में जाते हैं और ये केस मेरे सामने आ जाता है कि कस्टमर को हमने दिया है 5 दिन का टाइम, और एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर में जाने के बीच में ये 5 दिन पड़ रहे हैं, तो जब एक अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा होगा तो ये केस मेरे सामने आएगा। तो उस समय हमें क्या करना होगा, अभी तक तो इसका एक्सेप्टेंस आया नहीं क्योंकि टाइम है हमारे पास, उसके पास कि 5 दिन का टाइम दिया गया है, तो 5 दिन तक बताएगा, लेकिन 5 दिन के अंदर ही हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे,
जो हमने स्टार्टिंग में सेल्स वाली एंट्री की थी उसी को ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो मिली नहीं है अभी तक, तो आप उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखिए बीइंग एंट्री फॉर सेल्स मेड नाउ रिवर्स, रिवर्स करके इफेक्ट नील कर देंगे। बस हमको ये पता रहेगा कि हमारा जो स्टॉक है, जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं, जो फिजिकल स्टॉक है वो कम है, क्योंकि वो उधर उसके पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है। बस यही डिफरेंस आएगा हमारे ट्रीटमेंट में, बस ये इसी को ऑपोजिट एंट्री कर देना है, जो हमने स्टार्टिंग में की थी उसी की ऑपोजिट एंट्री करना है। बस रियलिटी में क्या चेंज आएगा कि स्टॉक जो है वो रियलिटी में कम होंगे हमारे पास। हमारे गोडाउन में स्टॉक जो है, सपोज 5000 के स्टॉक भेजे गए हैं तो 5000 की वैल्यू के स्टॉक कम मिलेंगे वहां पर, बस यही डिफरेंस होगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आर ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या केस आ गया, जो भी मैंने अप्रूवल बेसिस की तरह गुड्स उसको सेंड किया है उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहा हूं। मतलब अभी भेज दिया है और वो जो स्टॉक है अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया कि वो जो एक्सेप्टेंस लेगा कि नहीं, लेकिन उसको हम अब क्या मान ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की तरह। जब आएगा तब देखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीटमेंट मानने के लिए हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट से पास करवाना पड़ता है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो यहां कॉन्सेप्ट वो लगेगा, ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सपोज 5000 की स्टॉक मैंने भेजे थे, मार्केट प्राइस 5000 है, कॉस्ट प्राइस है 4000, तो आप यहां किस रिकॉर्ड से करेंगे, 4000 से। यहां कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आर रिकॉर्डेड एज क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये हमारे ओवरऑल 7 केसेस थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये केस तो इसको हमने समझाने के लिए लिख रखा था। ये सेकंड केस है हमारा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। व्हेन गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली अंटिल कस्टमर गिव्स अप्रूवल। फ्रीक्वेंट केस वो केस है जहां ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, मतलब बहुत बल्क में ट्रांजैक्शन नहीं है, फ्यू से ज्यादा है और न्यूमरस से कम है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, उतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, ये हमने आपको बताया था। फ्यू के केस में अभी हमने पढ़ा था नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां पर क्या बताया इन्होंने, व्हेन गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली। जैसे गुड्स भेजे जाते हैं तो उसको सेल नहीं मानी जाती है तुरंत। कब तक नहीं मानी जाती, अंटिल कस्टमर गिव्स अप्रूवल, जब तक वो अपना अप्रूवल ना दे दे गुड्स का कि हमको पसंद आ गए, हम ले लिए। इन दिस केस सेपरेट सेल और रिटर्न डे बुक इज मेंटेन्ड। इस केस में क्या करते हैं फिर, जब ये केस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेपरेट सेल और रिटर्न डे बुक बनाते हैं। वो क्या है रिटर्न डे बुक, वो देखिए यहां पर बनी हुई है। इसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं इस केस में। तो चलिए इस बुक को ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम बुक कही जाती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक ऑफिशियल बुक नहीं है ये, एक तरह से हम कह सकते हैं रफ बुक है, उसको हम रफली प्रिपेयर कर बाद में उसको फेयर आउट कर देंगे एंट्री पास करके। सो इट इज नोन एज मेमोरेंडम बुक। अब ये बुक कैसी है, रिटर्न डे बुक देखिए बनी हुई है। इसके ओवरऑल देखिए 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं टोटल, 4 कॉलम बने हैं। 4 कॉलम के अंदर भी डिवीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका अमाउंट होगा यहां पर। थर्टीन कॉलम्स हैं ओवरऑल हमारे। अब इसमें क्या करना है, देखिए जब भी गुड्स भेजे जाएंगे अप्रूवल के लिए तो यहां पे आपको लिखना होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट। या रिटर्न हो जाए जब गुड्स, अगर उसको नहीं समझ में आया वो रिटर्न कर दे तो आपको यहां रिकॉर्ड करना होगा डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट। अगर अप्रूव हो जाए तो यहां पर रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर कोई भी अप्रूवल ना है, मतलब अभी टाइम पीरियड बचा है, गुड्स अप्रूवल के लिए गए हैं, अगर और मेरा मंथ कंप्लीट हो गया या फिर अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो गया तो हमको यहां पर बैलेंस निकालना होगा कुछ। वो बैलेंस अमाउंट हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम देखते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह रिटर्न डे बुक प्रिपेयर होगी। और अब हम इसका बताएंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है और इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे करना है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक केस को डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंट के अंदर जो 4 केसेस थे हमारे, एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने पहला ब्लॉक ले लिया है पूरा जो था, जिसमें 1 to 4 कॉलम थे, उसमें कैसे एंट्री पास होगी। मेन हमें समझना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। जब आप गुड्स भेजेंगे कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे तो सेलिंग प्राइस पे भेजेंगे तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। जब गुड्स भेज रहे हैं कस्टमर को तो कस्टमर को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए हमने क्या डेबिट किया है, कस्टमर अकाउंट को हमने डेबिट किया है। कहां पर डेबिट किया है, इन
गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, एक हम गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर बनाएंगे, उसमें कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फिर किस प्राइस से डेबिट करेंगे? सेलिंग प्राइस से, ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस से। फिर क्रेडिट भी होना है, जब पीरियोडिक टोटल हम करेंगे, जब एक पीरियड खत्म हो गया उसके बाद हम टोटल करेंगे तो एक क्रेडिट भी करना होगा। तो क्रेडिट क्या करना होगा? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट सेम लेजर, इसी लेजर में गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में हम किसको क्रेडिट कर देंगे? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? सेम सेलिंग प्राइस से, ध्यान रखिएगा। और ये पीरियोडिक टोटल जो होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये था एक डेबिट और क्रेडिट। अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे। तो अब ये ध्यान रखिएगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या होगा? कस्टमर को डेबिट करना होगा लेजर अकाउंट में, क्योंकि गुड्स सेल करते हैं तो कस्टमर को डेबिट करते हैं। लेकिन बस क्रेडिट आपको ध्यान रखना है क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल लेजर अकाउंट को क्रेडिट करना है। सिंपल है बहुत। अब सेकंड ब्लॉक पे आते हैं। सेकंड देखिए कॉलम में क्या है? गुड्स रिटर्न। जब गुड्स रिटर्न किए जाएंगे जब गुड्स रिटर्न करेगा, ये तो जब हमने सेल किए थे अप्रूवल बेसिस पे तो ये एंट्री की थी, इसको डेबिट किया था, इसको क्रेडिट। अब जब रिटर्न होंगे गुड्स तो आपको पहले ध्यान रखना है 5 to 8 कॉलम के अंदर सारे ट्रांजेक्शन डिटेल रिकॉर्ड होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 5 to 8 कॉलम में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जब गुड्स रिटर्न होंगे। अब मेन टॉपिक आता है कि डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। तो देखिए जब भेज रहे थे तो डेबिट इसको कर रहे थे, क्रेडिट इसको। जब वापस आ गए तो रिवर्सल एंट्री कर दीजिए, क्योंकि उसको नहीं समझ में आए गुड्स तो रिवर्स कर दीजिए एंट्री। तो रिवर्स करते समय क्या करना होगा? जो हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देते हैं। तो हम यहां पे चेंज कर लेते हैं। तो अब हम क्रेडिट किसको करेंगे? कस्टमर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहां पर जब बेचा था हमने गुड्स तो हमने इसको क्या किया था? डेबिट। अब क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हम यहां पे लिख ले रहे हैं क्रेडिट। कस्टमर को अब यहां पे क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट सेम लेजर, उसी लेजर अकाउंट में हमें क्या करना होगा? इसको डेबिट कर देना होगा। जो भी हमारा पीरियोडिक टोटल आएगा उसको हमें डेबिट कर देना होगा। तो हम यहां पे डेबिट लिख ले रहे हैं। अमाउंट ध्यान रखिएगा, ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। अब हमारा यहां पर जो अमाउंट आया होगा वो अमाउंट उतारेंगे। सेलिंग प्राइस जो होता है वही वाला उतरेगा, उसी से कैंसिल करना होगा। तो हम यहां पे लिख ले रहे हैं डेबिट। तो फर्स्ट 2 केस बहुत इजी था। अगर आपको फर्स्ट केस आ जाता है तो सेकंड उसी का रिवर्सल होता है। अब आते हैं हमारे थर्ड केस पे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने के गुड्स वापस आ रहे हैं, सपोज मैंने यहां बेचते समय 50,000 के गुड्स सेल किए हैं और रिटर्न 20,000 के आए, तो आपको यहां पर एंट्री 20,000 से करनी होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। डेबिट और क्रेडिट फिर यहां कितने से होगा? 20,000 के से, क्योंकि यहां पे 50,000 से भेजा था, 20,000 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो एंट्री यहां पे 20,000 से होगी, सेम अमाउंट से नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्सल, और अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड केस। थर्ड कॉलम में देखिए लिखा हुआ है गुड्स अप्रूव्ड। इसका मतलब है गुड्स का अप्रूवल आ गया और रिटेन कर ली गई। या 2 वर्ड यूज होते हैं, अप्रूव्ड या रिटेन। तो हमें क्या एंट्री पास करनी होगी, क्या करना होगा, वो अब यहां पर देखना है। तो अभी तक देखिए मैंने 50,000 के गुड्स अप्रूवल के लिए गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेंड किए थे, जिसमें 20,000 उसने रिटर्न कर दिए, बचे 30,000। 30,000 में हमने लिया है 25,000 का उसने अप्रूवल दे दिया। 25,000 के गुड्स का अप्रूवल दे दिया, और बैलेंस कितना बच गया वो हम यही लिख लेते हैं 5,000। मतलब बैलेंस ही अभी अप्रूवल नहीं आया, उसके पास लाई कर रहे हैं कस्टमर के पास, हमारे बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे। अब करना क्या है 25,000 का, उसको देख लेते हैं। 25,000 के गुड्स उसने अप्रूवल दे दिया, मतलब सेल हो गई है। अब इसको मैंने सेल मान लिया, तो सेल मान लिया है तो सेल की एंट्री पास करनी होगी। अभी तक तो अप्रूवल बेसिस पे चल रही थी एंट्री, अब हमको यहाँ उससे मिल गया कि हाँ अब हम गुड्स पसंद आ गए, अब हम ले लेंगे, तो अब हमें यहाँ पे सेल की एंट्री पास करनी होगी। तो सेल की एंट्री क्या करते हैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आप यही एंट्री कर दीजिए पास, यहाँ पर कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये सेल की एंट्री पास हो गई, कितने से? 25,000 से। ध्यान रखिएगा ये चीज, 25,000 का अप्रूवल आ गया और मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। अब साथ में हमको पुरानी एंट्री को कैंसिल भी करना होगा। जब हमने 50,000 के गुड्स सेंड किए थे तो मैंने एक एंट्री पास की थी, ध्यान होगा आपको,
ये सेकंड केस की एंट्री लिखी हुई है। फर्स्ट केस में क्या एंट्री थी, इसी का ऑपोजिट था। एंट्री क्या हुई थी, कस्टमर को हम डेबिट कर रहे थे गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर अकाउंट में, और क्रेडिट किसको कर रहे थे, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल लेजर अकाउंट, सेम लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे। अब यही एंट्री को उल्टा भी तो करना होगा यहां पर आकर। ये जो भी हमने आपको एंट्री बताई, उसके फर्स्ट केस में क्या एंट्री थी आपकी, ये क्रेडिट था और ये डेबिट था फर्स्ट केस में। अब इसी फर्स्ट केस को यहां पर रिवर्स भी तो करना होगा। इट मींस सेकंड केस की एंट्री करनी होगी ना हम यहां पर, क्योंकि ये सेल तो अब हमने मान ली, तो पुरानी एंट्री जो हुई है कस्टमर के नाम की, उसको कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए जो सेकंड केस की एंट्री की थी आपने, उसी एंट्री को यहां पे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा सेकंड केस की एंट्री, तो सेकंड केस की एंट्री इसी का ऑपोजिट होगा, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट केस में डेबिट क्या था, ये डेबिट था, अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब यहां क्रेडिट कर दीजिएगा और ये डेबिट हो जाएगा। और कितने अमाउंट से होगा, 25,000, क्योंकि 25,000 का अप्रूवल आ गया। और जब हमने 25,000 की एंट्री यहां पर की होगी भेजते समय, तो उसको कैंसिल करना होगा, तो हमने यहां पर इस एंट्री से कैंसिल कर दिया। अब आते हैं 5,000, ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अभी भी गुड्स उसके पास लाई कर रहे हैं कि अप्रूवल नहीं आया, टाइम पीरियड अभी भी है उसके पास, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, वहां पर 5,000 का हम क्या करें, उसके लिए हमें एक और एंट्री पास करनी होती है इस बैलेंस के लिए, 5,000 के लिए। तो क्या एंट्री पास होगी, हमें इसको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पास करवाना होता है क्लोजिंग स्टॉक की तरह। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मार्केट वैल्यू या फिर जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, दोनों से जो लेस अमाउंट होता है उस वैल्यू पे हम शो करते हैं। तो 5,000 के गुड्स हैं इसमें, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके एंट्री पास करनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना होता है इसको। तो क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है तो हमें ये रूल पता होना चाहिए, मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, इस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को हम नोट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो पहले एंट्री देख लेते हैं, फिर अमाउंट का हम बात करेंगे। एंट्री देखिए क्या होगी, गुड्स विद कस्टमर ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस अमाउंट को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, नॉट दिस अमाउंट। अभी हम अमाउंट निकालना बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, इस अमाउंट से नहीं, ये वैल्यू है जिस सेलिंग प्राइस है, ये हमें अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि अभी सेल नहीं मानी गई है, वो स्टॉक की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया ना, तो हमें उसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना होगा। तो देखिए, गुड्स विद कस्टमर ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हमें इसको ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। किस वैल्यू पे, 5,000 तो सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले हमें इसमें 5,000 में से जो प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। सपोज 5,000 के गुड्स उसके पास अभी भी लाई कर रहे हैं, इसमें समझिए 500 का प्रॉफिट है, तो अभी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 4,500। अब हमें पता चल गया इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, जो मैंने कस्टमर को भेजा है सेलिंग प्राइस पे, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4,500। ये मैंने एजम्पशन लेकर निकाला है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट है, तो आप निकाल सकते हैं। तो 4,500 कॉस्ट प्राइस है हमारी, लेकिन रूल क्या होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू सपोज आ रही है आपकी 4,400, तो आप कौन सी वैल्यू दिखाएंगे इस एंट्री में, 4,400। क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे जाएगा बैलेंस शीट में, 4,400। तो हम यहां लिख लेते हैं 4,400 से आपकी एंट्री पास होगी। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट। समरी देख लेते हैं पूरे टॉपिक की जो हमने भी पढ़ा है आपको, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट। तो देखिए, हमने जो भी केसेस वाइज हमने एंट्रीज लिख ली हैं एक जगह, तो उसको हम डिस्कस करते हैं फिर से। जब कस्टमर को गुड्स भेजा जाएगा अप्रूवल बेसिस पे, तो ये एंट्री होगी, हमने आपको भी बताया था, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। और किस लेजर में इसको ट्रांसफर करना होगा, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में। तो ये थी अप्रूवल पे जब भेजे जाएंगे गुड्स। अगर रिटर्न आ जाए या फिर उसको नहीं समझ में आया, गुड्स वापस कर दे, तो उस केस में इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ कस्टमर डेबिट है, कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे और ये वाली एंट्री डेबिट हो जाएगी, और सेम एंट्री और सेम लेजर से पास किया जाएगा, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। ये दो तो बहुत इजी था। अब आते हैं जब रिटेन हो जाए गुड्स, जब उसको पसंद आ जाए गुड्स और वो रख ले, तब क्या एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो एंट्री है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो ये वाली एंट्री कैसे कैंसिल आउट होगी, इसी को ऑपोजिट कर दीजिए। एक तरह से कह सकते हैं यही वाली एंट्री है इसका ऑपोजिट, यही वाली एंट्री फिर यहाँ रिपीट कर दीजिए। तो देखिए, इसको कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट, इसको डेबिट, तो कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें पता चल गया, उसने कंफर्म कर दिया कि ये गुड्स हमें पसंद आ गए, हमने रख लिए, तो सेल हो गई। तो सेल की एंट्री पास कर दीजिए, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस से एंट्री पास होगी यहाँ पर।
अब आते हैं जब बैलेंस बच जाए, अकाउंटिंग ईयर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और अभी तक अप्रूवल नहीं आया और टाइम पीरियड भी है उसके पास और फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, तो उस केस में बैलेंस बचेगा कुछ उसके पास, कितने का अप्रूवल नहीं आया, तो उसके लिए हमें एंट्री पास करनी होगी। क्या एंट्री पास करनी होगी? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पास करवाना होगा जो भी गुड्स उसके पास अप्रूवल बेसिस पे गए हुए हैं। तो देखिए एंट्री क्या है, गुड्स विद कस्टमर ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो भी गुड्स अप्रूवल के लिए उसके पास गए हुए हैं। अब किस वैल्यू से करना होगा? सपोज 5000 के गुड्स बैलेंस बच रहा है हमारे पास अभी भी, यहां पर बैलेंस वाले में जो बच रहा है 5000 का है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 5000 के गुड्स जो कस्टमर के पास है उसका अप्रूवल नहीं आया, तो ये तो सेलिंग प्राइस था। अब हमको किस पे, इस एंट्री को इस प्राइस पे करना है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्वेश्चन में नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे 4400 है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस है। सपोज इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 300, तो 300 अगर माइनस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे आएंगे तो 4800, तो 4800 के कॉस्ट प्राइस है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 4400, और यहाँ क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो इस प्राइस से एंट्री कर देंगे 4400, दोनों में से लेस ही है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 4400 से। तो ये था पूरा समरी आपका व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट। अब हम आगे न्यूमरस वाले केस में स्टडी करेंगे, क्या एंट्रीज होंगी, क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, क्या फॉर्मेट बनेगा, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हेन ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, जब बल्क में ट्रांजैक्शंस आएंगे हमारे पास, तो फ्रीक्वेंट वाली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, एक ही बुक में हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है और हमारा केस है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। द फॉलोइंग बुक्स आर ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। न्यूमरस के केस में कुछ बुक्स बनानी पड़ती हैं, जो कौन सी बुक्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट बुक है सेल और रिटर्न डे बुक। सेल और रिटर्न डे बुक, जैसे ही मैंने गुड्स को बेचा उसको कहां रिकॉर्ड कर लेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखा है, दिस बुक इज लाइक सेल्स बुक। ये बुक सेल्स बुक की तरह ही है। एज सून एज गुड्स आर सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस रिकॉर्डेड हियर। जैसे ही मैंने गुड्स सेल किए रिटर्न बेसिस से, वैसे ही आपको कहां तुरंत रिकॉर्ड कर लेना, इस बुक में। कौन सी बुक में? सेल और रिटर्न डे बुक। देखिए 1 जनवरी को मैंने रमेश को गुड्स सेल किए ऑन रिटर्न बेसिस पे 50,000 के, तो हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया सिंपली। सपोज आपने सुरेश को भेजे, सुरेश लिखकर सेम डेट अपोज सपोज मान लीजिए 40,000, तो आप यहां रिकॉर्ड कर दीजिए। इसी तरह सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते जाएंगे एक जगह। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बुक का नाम है सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। देखिए यहाँ पे सोल्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सेल था, ये ध्यान रखिएगा। सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, बेच दिए गए या रिटर्न आ गए, मतलब बिक गए या रिटर्न आ गए। ये बेचे, बिक गए, ये इसका सेल का मतलब है मैंने बेचे, ये बिक गए, ठीक है, ये भेजे गए रिटर्न बेसिस पे। सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटेन्ड एंड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर हैविंग सेपरेट कॉलम फॉर ईच। ये बुक्स, ये जो बुक है ये क्या रिकॉर्ड करेगी, गुड्स जो रिटेन कर लिए कस्टमर ने, मतलब उसको पसंद आ गए तो उसने रख लिए होंगे या वो वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो एक एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज मैंने 1 अप्रैल को गुड्स भेजे हैं रिटर्न बेसिस पे, भेजे सपोज रमेश को हमने सेल किया, तो उसने कुछ रिटेन कर लिए, कुछ रिटर्न कर दिए। तो आप यहाँ क्या एंट्री पास करें, रमेश लिख दीजिए वापस, रमेश अकाउंट। कितने के भेजे थे आपने, 50,000 के, उसने बोला कि 40,000 के हम रख लेते हैं और 10,000 रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह आपको इन 2 बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। चलिए नेक्स्ट बुक पे आते हैं, थर्ड, सेल और रिटर्न लेजर। दिस बुक कंटेन्स सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच कस्टमर, सोल्ड और रिटर्न अकाउंट फॉर टोटल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिए ये जो लेजर है, ये अकाउंट जो है, ये क्या, इसके इस अकाउंट के अंदर क्या होगा, एक तो सारे कस्टमर का रिकॉर्ड होगा एक ही जगह पर। कौन से कस्टमर, जिनको गुड्स भेजे गए हैं अप्रूवल बेसिस पे। और क्या रिकॉर्ड करेगा ये अकाउंट, ये लेजर अकाउंट, रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न अकाउंट। जो भी गुड्स भेजे गए हैं कस्टमर को, उसमें से कितना उसने रिटर्न कर दिया, कितना रिटेन कर दिया, सोल्ड और रिटर्न। तो हम कह सकते हैं ये एक समरी है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 अकाउंट्स की। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस अकाउंट में हमारे क्या क्या आएगा, सारे कस्टमर का रिकॉर्ड आएगा, ABCD जितने कस्टमर होंगे, और उन कस्टमर्स ने कितने गुड्स रिटेन कर लिए और कितने रिटर्न कर दिए, सोल्ड और रिटर्न, उसका रिकॉर्ड रखेगा। मतलब यहाँ पे जो गुड्स भेजे गए हैं रिटर्न बेसिस पे, और जितने रख लिए गए, जितने रिटेन कर लिए गए और जितने रिटर्न हो गए, उसका अकाउंट रिकॉर्ड ये रखेगा। तो इसका फॉर्मेट देखिए, कंबाइंड फॉर्मेट है ये,
लास्ट के 2 लेजर जो हमने आपको अकाउंट जो बताए हैं उसका ये कंबाइंड फॉर्मेट है। देखिए डेट, पार्टी टू हुम गुड्स सेंड। सपोज एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज मैंने 1 जैन को आकाश को गुड्स भेजे हैं 50,000 के, तो हमने गुड्स सेंड कितने के किए हैं? 50,000 के गुड्स सेंड किए। और 12th जैन को हमको पता चलता है कि वो 50,000 में से 30,000 रिटेन करना चाहते, तो आप यहाँ 30,000 दिखा दीजिए। और कितना रिटर्न कर दिया उसने? 20,000। तो इस तरह यहां पर एक साथ रिकॉर्ड होगा। ये पूरा एक कंबाइंड फॉर्मेट है, इसलिए हमने कंबाइंड फॉर्मेट लिख रखा है। तो दिस इज योर थर्ड अकाउंट। अब हम फोर्थ अकाउंट पे आते हैं, हमारा मेन लेजर। तो मेन लेजर में क्या रिकॉर्ड होगा? अभी तक हमने 3 अकाउंट बनाए थे, वो तीनों अकाउंट हमारे मेमोरेंडम बेसिस पे होते हैं। ध्यान रखिए वो मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं रफली वो प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन उन सब तीनों का जो आउटकम होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो कहां रिकॉर्ड होगा? जाकर मेन लेजर में। तो देखिए लिखा है दिस इज द रियल लेजर ऑफ द बिजनेस, इट कंटेन्स रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। ये रियल लेजर है जो बनेगा। लेजर का फॉर्मेट आपको पता ही है, सिंपल, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। उन तीनों का जो आउटकम होगा वो यहां आकर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये थे हमारे व्हेन ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस के 4 अकाउंट। अब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।